दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटानी, क्योंकि मैं आपको इंसानी तारीख का सबसे मशहूर पोस्टर दिखाने वाला हूं। Here you go. I want you for US Army. सवाल यह है कि why am I showing you this? क्यों मैं आज आपको यह पोस्टर दिखा रहा हूं? आप लोगों ने एक लफ्ज बहुत कॉमनली सुना होगा, प्रोपेगेंडा। लेकिन क्या आप लोग इसका मतलब, इसकी इंप्लीकेशंस के बारे में वाकिफ हैं? इस लफ्ज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रोपेगेंडा इतनी हल्की चीज नहीं है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स इसका इस्तेमाल करती हैं मैसेज, यानी अवाम को कंट्रोल करने के लिए। प्रोपेगेंडा के नैरेटिव में इतनी ताकत होती है कि इसके जरिए आप पूरी कौम, पूरे मुल्क की अकल पर पर्दा डाल सकते हैं और उनसे जो काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। ये जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया, ये भी ऐसा ही एक प्रोपेगेंडा था बाय द यूएस गवर्नमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि पहले जंग अजीम का आगाज हुआ, तो अमेरिकन जो पब्लिक ओपिनियन थी वो एंटी वॉर थी। यानी कि जो अमेरिकन अवाम थी वो इस वॉर के, इस जंग के खिलाफ थी। एक एवरेज अमेरिकन का ये कहना था कि भाई, अगर यूरोपियंस एक दूसरे की गर्दनें काटना चाहते हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं, सो बी इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, हमें जंग से अलहदा रहना चाहिए। लेकिन जो उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो कहते थे कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उसका कहना था कि फ्रांस और ब्रिटेन एक जमहूरी मुल्क है जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं अगेंस्ट द टिरानिकल, द डेस्पोटिक, द रूथलेस एंड द विशियस जर्मनी। लिहाजा एक भरपूर, मुनज्जम और वेल प्लान प्रोपेगेंडा कैंपेन को प्लान किया गया अमेरिकन को वर्गलाने के लिए, एंड इट वर्कड। इस कैंपेन का एक बहुत ही पिवटल हिस्सा थे एडवर्ड बर्नेज, जो यूएस कमेटी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे। इस कमेटी का काम था यूएस पब्लिक को जंग के दौरान मोबिलाइज करना, एंड दे वर सक्सेसफुल। एडवर्ड बर्नेज ने सोचा कि यार, ये प्रोपेगेंडा तो बहुत ही कमाल की चीज है। जंग के दौरान तो ये एक बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार को कोई भी गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है सफरिंग को जस्टिफाई करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अवाम को वर्गलाने के लिए और अपने मतलब का हर काम करवाने के लिए। लेकिन क्या इसका इस्तेमाल अमन यानी पीस के जमाने में भी किया जा सकता है? द आंसर इज यस। और इस आंसर की बेसिस पर एडवर्ड बर्नेज ने एक कमाल की किताब लिखी जिसका टाइटल है प्रोपेगेंडा इन द ईयर 1928। इस किताब में इसने बहुत ही इंटरेस्टिंग, पाथ ब्रेकिंग और कंट्रोवर्शियल बातें लिखी हैं जो मेरे हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि रोजाना की बेसिस पर हम जो भी चीजें खरीदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो सब अपनी चॉइस से करते हैं। उन सब के पीछे हमारे डिसीजंस मौजूद है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप जाके सोचें तो आपको अंदाजा होगा कि हमारी हर चॉइस के पीछे, हर डिसीजन के पीछे एक प्लान मौजूद है जो हमें मैनिपुलेट कर रहा है, जो हमारी नफ्सियात से खेल रहा है। इसी को प्रोपेगेंडा कहते हैं। अब चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पर हो या इंडिविजुअल लेवल पे, पॉलिटिकल पोस्टर्स हो या सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा छुपा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए बल्कि पूरी कौम को ड्राइव करने के लिए एक बेहतरीन हथियार है। प्रोपेगेंडा का लफ्ज निकलता है एक लैटिन वर्ड प्रोपेगेयर से, जिसका मतलब है फैलाना, किसी आइडिया या किसी नजरिए को। और जो शख्स इस आइडिया को फैलाता है उसे कहते हैं प्रोपेगेंडिस्ट। आप लोगों ने शायद सिगमंड फ्रॉइड का नाम सुना हो, एक ऑस्ट्रियन साइको एनालिस्ट, एक जीनियस जिसने साइको एनालिसिस की बुनियाद रखी। वो अपने इस बहुत ही क्यूरियस और इंटरेस्टिंग मेथड की वजह से लोगों की बीमारियों का इलाज करता था। उनके जहन के अंदर, उनके इमोशंस के अंदर जो भी बात छुपी होती थी उसको सामने ला के लोगों की नफ्सियाती बीमारियों को ट्रीट करता था। जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड एक साइको एनालिस्ट था फॉर इंडिविजुअल्स, इसी तरह एक प्रोपेगेंडिस्ट होता है साइको एनालिस्ट फॉर द मैसेज। इजंट दिस अ फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट? ये जो प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं ना, ये बहुत ही शार्प और विशियसली इंटेलिजेंट लोग होते हैं। इनको एग्जैक्टली पता होता है कि अवाम को क्या चाहिए और ये अवाम को वही देते हैं विदाउट वरिंग कि वो सच है या नहीं। अगर अवाम को यहूदी साजिश का नैरेटिव बेचना है तो वो बेच देंगे। अगर अवाम को कहना है कि भाई ये अमरीकी साजिश है तो वो उसको भी बेचना शुरू कर देंगे। अगर अवाम को यह बताना है कि सब फसाद की जड़ एस्टैब्लिशमेंट है तो वो इस प्रोपेगेंडा को भी एग्जीक्यूट कर जाएंगे। इट डजंट मैटर। इस प्रोपेगेंडा के जरिए असल मकसद होता है सारी अवाम को मार्शल करना,
भोली आवाम को ये बताना कि ये हार्डशिप्स, ये लॉसेस, ये तंगदस्तियां, ये जुल्म, ये परेशानी, ये एक बहुत ही बड़े मकसद का हिस्सा है। इट सर्व्स अ हायर पर्पस। और देखते ही देखते अवाम जो अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझती है, वो अपनी सोच, अपने इंटेलेक्ट को उस प्रोपेगेंडिस्ट के हवाले कर देती है। एंड ही देन टेक्स देम फॉर अ राइड। वो उनसे हर वो काम करवा लेता है जो उसका दिल करता है। इसकी मिसाल आप हिटलर की नाजी फोर्सेस से ले लें। किस तरीके से उन्होंने जर्मन नेशनलिज्म जर्मन्स को बेचा, एक सुपीरियर कौम का आइडिया जर्मन्स के ज़हनों में बिठा दिया, दूसरी कौमों की तरफ नफरतों को बढ़ाया, एंड वलाह विद इन नो टाइम जर्मन कौम हिटलर के पीछे खड़ी हो गई। इसी तरह चेमन माओ ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के जरिए चाइनीज कौम को एक अजीम ख्वाब बेचा। करोड़ों लोग चेमन माओ के पीछे लग गए, लेकिन उस प्रोपेगेंडा का रिजल्ट हुआ सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन। इसी तरह ये जो बड़े बड़े पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं जैसे कि लेनिन, स्टालिन एंड इन मॉडर्न डे डोनाल्ड ट्रंप, ये अपना प्रोपेगेंडा बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेचते हैं। दे आर एक्सपर्ट सेल्स पीपल, और उनकी बातों में आवाम आ जाती है। यह है ताकत जनाब प्रोपेगेंडा की। एडवर्ड बर्नेस कहता है कि प्रोपेगेंडा एथिकली न्यूट्रल है एंड इट इज अ मीन्स टू एन एंड। इस बात का मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा करना मकसद नहीं है, बल्कि जिस मकसद के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, असल इंपॉर्टेंस उस बात की है। अगर किसी भी बात का, किसी भी चीज का मॉरल एंड अच्छा है, एडमिरेबल है, तो वो प्रोपेगेंडा जायज है। फॉर एग्जाम्पल, डिफीटिंग जर्मनी इन वर्ल्ड वॉर्स, वेस्ट के लिए ये एक मॉरली राइट चीज थी, लिहाजा उसके लिए जो भी प्रोपेगेंडा किया गया वो जायज था। इसी तरह अगर किसी ऐसी चीज के लिए प्रोपेगेंडा किया जाए जो मॉरली इनकरेक्ट है, तो उस तरह का प्रोपेगेंडा डिप्लोरेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी माइनॉरिटी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। लेकिन यहां पर एक बहुत ही क्रिटिकल और मिलियन डॉलर सवाल बनता है, वो ये कि इस बात का फैसला कौन करेगा कि क्या सही है और क्या गलत। हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट इज मॉरल? इस बात का डिसीजन कौन लेगा कि ये वाली जो कॉज है ये नोबल है और जो दूसरी कॉज है वो डिप्लोरेबल है? इसका जवाब एडवर्ड बर्नेस देता है। वो कहता है कि इसका फैसला लेंगे कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स इन द सोसाइटी। दोस्तों, सुनने में तो ये बहुत ही सादी सी बात लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा मौजूद है। ये बहुत ही समझने वाली बात है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडिस्पेंसिबल। आर्नल्ड टॉइनबी ने किताब लिखी थी, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। उसमें उसने बहुत ही पिवटल बात लिखी थी। उसने कहा था कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सकाफत के अंदर एक क्रिएटिव माइनॉरिटी होती है जो हमेशा ऊपर आ जाती है। इस तरह के लोग बाकी अवाम से ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं, शार्प होते हैं, क्लेवर होते हैं, और वो हमेशा बाकी लोगों को गवर्न करते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में, इंटेलेक्चुअल थॉट लीडर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ये सारे इसी क्रिएटिव माइनॉरिटी का हिस्सा होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो हमारी चॉइसेस को ड्राइव कर रहे होते हैं। हमें पता भी नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हैं, बट इट इज एक्चुअली दीज पीपल हु आर ड्राइविंग आवर लाइव्स। एडवर्ड बर्नेस का कहना था कि भोली आवाम को क्या पता कि उनको क्या चाहिए। ये जो इंटेलिजेंट लोग हैं सोसाइटी का, इनका काम है लोगों को बताना कि अब तुम्हें जिंदगी में इस चीज की जरूरत है, लिहाजा दे आर द वन हु सिलेक्ट व्हाट पीपल वांट। और जो सारी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, ये इन्हीं के पीछे काम करनी चाहिए। अब यहां पे माय डियर फ्रेंड सवाल बनता है कि बर्नेस के जहन में इस तरह की बात आई कहां से? इसको समझने के लिए मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूं। फ्रेंच किंग लुई 14 ने कहा था कि आई एम द स्टेट, मैं ही रियासत हूं। अब जब ऐसी बात होगी तो किसी भी रियासत को कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि इट्स अ वन मैन शो। लेकिन जो 18th सेंचुरी के डेमोक्रेटिक लोग थे, जो इस तरह के बादशाहों को गिराना चाहते थे, वो कहते थे कि वॉइस ऑफ पीपल इज एक्चुअली द वॉइस ऑफ गॉड। एंड एज यू नो, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। जमहूरियत नाम ही आवाम का है, लेकिन यहीं से सिचुएशन ट्रिकी हो जाती है। ये जो डेमोक्रेट्स थे, ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। इनको लगता था कि अगर आप लोगों के हाथ में ताकत दे देंगे तो दे विल डिसाइड द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। लोग बहुत ही रैशनल होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, वो अपना फायदा खुद सोच सकते हैं। लेकिन जब इन डेमोक्रेट्स के सामने कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और मॉरल इश्यूज आए, तो वो परेशान होकर रह गए। दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक अ हर्ड ऑफ एनिमल्स एंड मेड अ मेस ऑफ थिंग्स। उस जमाने का एक बड़ा थिंकर था गुस्ताव ले बॉन। उसने कहा कि जब भी हम लोग किसी ग्रुप या लार्ज क्राउड का हिस्सा बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं, तो हम अपनी कॉन्शियस इंडिविजुअल पर्सनालिटी को भूल जाते हैं एंड वी बिकम पार्ट ऑफ द हर्ड। ये जो क्राउड है, ये एक फिनोमेना को जन्म देता है जिसको कहते हैं ग्रुप माइंड। ये ग्रुप माइंड एराटिक होता है, इमोशनल होता है और इरैशनल होता है, और इसी का फायदा उठाते हैं प्रोपेगेंडिस्ट और ये प्रोपेगेंडा मशीनरी।
इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बहुत कैरिज्मेटिक लीडर्स होते हैं वो इतना लार्ज क्राउड अट्रैक्ट करते हैं, उनकी एक बात पे लोग अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। इस सारे फिनोमेना के पीछे प्रोपेगेंडा है और मैनिपुलेशन है। इस तरह के लीडर्स को बखूबी अंदाजा होता है कि अवाम के अनकॉन्शियस फियर्स और डिजायर्स क्या है, लोगों को क्या चाहिए, वो किस बात से डरते हैं और उस डर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। इस प्रोपेगेंडा के फिनोमेना का इस्तेमाल रिलीजियस लीडर्स भी बहुत करते हैं अपनी दुकानों को चमकाने के लिए। बस किसी भी एक वाक्य के पीछे किसी कहानी को बुन देते हैं और भोली आवाम पीछे लग जाती है। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है लोगों का डर। इन लोगों को बखूबी अंदाजा होता है कि लोगों को डरा के उनसे वो कोई भी काम ले सकते हैं। एंड इवेंचुअली दैट इज व्हाट हैपेंस, पीपल गिव इन टू देयर फियर्स। इसमें दोस्तों हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें चीजों के बारे में रैशनली सोचना चाहिए। ये बात मैं आपको अपनी पहली वीडियो से बताता हुआ आ रहा हूं कि चीजों के बारे में इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हासिल करें। डोंट फॉल फॉर ट्रेडिशंस। जो बातें सदियों से चली आ रही हैं जरूरी नहीं है कि वही सच हो। फाइंड द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ योरसेल्फ। अपनी जिंदगी का सच खुद तलाश करें, खुद पढ़ें, खुद नॉलेज हासिल करें, चीजों के बारे में सोचें, समझें, नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव को समझें और उसके बाद अपनी ओपिनियन कायम करें सो दैट नो वन इज एबल टू मैनिपुलेट यू। और चाहे जितना भी बड़ा प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट आ जाए वो आपके सामने नाकाम हो जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। दोस्तों पिछले 4 सालों में मैंने अपने इस चैनल बुक बडी पर आप लोगों के लिए 200 से ज्यादा बुक रिव्यूज किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी पहली किताब पब्लिश करने का और मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है आप लोगों को अनाउंस करते हुए कि मेरी पहली किताब रीडिस्तान मार्केट में आ चुकी है। मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है। इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्फ हेल्प, हिस्ट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन, क्लासिक्स, यू नेम इट, इट हैज इट। एक बात मैं आपको गारंटी कर दूं कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू विल बाय इन योर एंटायर लाइफ। सो गो एंड ग्रैब रीडिस्तान टुडे।